गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम पढ़ने जा रहे हैं लिवरेज, उत्तोलक। चैप्टर का नाम है उत्तोलक। लिवरेज के बारे में। लिवरेज क्या होता है, देखिए। लिवरेज आर द रेशियोज विच डिनोट्स द रिस्क ऑफ अ फर्म बाय वे ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसमें क्या होता है, ये अपनी जो संस्था में रिस्क है, अपनी संस्था में कितनी क्या रिस्क है, कैसी रिस्क है, इसको बताता है। किसके किसके माध्यम से बताता है? फिक्स कॉस्ट के माध्यम से। ठीक है, फिक्स कॉस्ट के माध्यम से बताता है कि अपने कितनी फिक्स कॉस्ट एक संस्था में, और उसके उसके जरिए हमारी फर्म को, हमारी जो संस्था है उसको कितनी रिस्क है, इस बात को दर्शाता है। क्या इस बात को दर्शाता है? कौन से रेशियोज की जो रेशियोज दर्शाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिवरेज। रिस्क एंड फिक्स कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग कैटेगरीज। अब रिस्क और फिक्स कॉस्ट को ये कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। टोटल रिस्क, देखो अपनी जो संस्था की टोटल रिस्क होती है, ओवरऑल रिस्क, उसको बोलते हैं हम कंबाइंड रिस्क। ठीक है, अब ये है, इसको दो भागों में बांटते हैं, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। दो भागों में बांटा गया, टोटल रिस्क को दो भागों में बांटा, ऑपरेटिंग रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? कंबाइंड रिस्क। इसको बोलेंगे परिचालन जोखिम और इसको बोलेंगे वित्तीय जोखिम। ठीक है, अभी जो परिचालन जोखिम है, ऑपरेटिंग रिस्क है, वो क्यों होती है, वो रिस्क हमारी संस्था में क्यों आती है? ड्यू टू ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। हमारी संस्था में अगर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मौजूद है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? हमारे ऑपरेटिंग रिस्क रहेगी। अब ये ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट क्या क्या है? रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। ठीक है, रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन, ये तीनों, ये क्या है? रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। मतलब और भी लिस्ट इसकी लंबी चौड़ी है, लेकिन बस इतना एग्जाम्पल आपको बता रखा है। जो हमारे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? हमारे संस्था में, हमारे व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन में जो भी फिक्स कॉस्ट आती है, जो भी स्थायी लागतें आती है, जो भी परिचालन स्थायी लागतें हैं, व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान जो भी स्थायी लागतें आती है, तो वो क्या होती है? हमारी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट होती है। जैसे रेंट, सैलरी, डेप्रिसिएशन। जैसे हमने क्या हुआ, किसी बिल्डिंग को रेंट किया हुआ है, फैक्ट्री को रेंट पे लिया हुआ है, और वहाँ पे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो ये हमारा बिजनेस के नॉर्मल ऑपरेशन में चुकाया गया रेंट है। वैसे ही हमने क्या किया, हमने कर्मचारी रखे, एम्प्लॉयज़ रखे हैं संस्था में वर्क करने के लिए, तो उनको सैलरीज, वेजेज, ये सब पे करते हैं, तो वो भी क्या हुआ? हमारा सामान्य संचालन के दौरान हुए खर्चे हैं। डेप्रिसिएशन भी क्या होगा हमारा? डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, फैक्ट्री मशीन है, या फिर जो भी ऑफिस में काम आने वाले जो भी है अपने आइटम है, जो भी फर्नीचर या जो भी फिक्सेशन पे डेप्रिसिएशन जिस पे भी लगा, तो वो भी क्या है? व्यवसाय के सामान्य संचालन के दौरान लग रहे हैं। तो ये सब क्या होगा हमारा? ये होगा सब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। और इस ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग रिस्क जनरेट होती है, और जो उस रिस्क जनरेट करने के जिस हम रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, इनके लिए हम जिस रेशियोज को कैलकुलेट करते हैं, वो सब क्या? ऑपरेटिंग लिवरेज होंगे, ऑपरेटिंग लिवरेजेस वो कहलाएंगे। ठीक है, इसके बाद में फाइनेंशियल रिस्क क्या होती है? ये फाइनेंशियल रिस्क, ये जो वित्तीय जोखिम है, वित्तीय जोखिम क्यों होती है? ये होती है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की प्रेजेंस से। हमारी संस्था में अगर वित्तीय स्थायी लागत अगर है, मौजूद है, तो उस केस में क्या होगा? हमारी फाइनेंशियल रिस्क होगी। तो अब ये हम देखेंगे फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होता क्या है। ये होता है डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट, लोन या डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, इसका खर्चा हुआ। दूसरा क्या हुआ? डिविडेंड, जो प्रेफरेंस शेयर्स के डिविडेंड्स है, ये सब हुए। तो ये सब क्या है? ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, जो हमें पे करना पड़ रहा है। डिबेंचर्स पे हमें जो इंटरेस्ट है हमेशा पे करना पड़ता है। इसका ना, डिबेंचर्स हमने अगर इशू कर रखे हैं, अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो इन पे डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लोन अगर दे रखा है, लोन ले रखा है, तो उस पर क्या, उस पर भी इंटरेस्ट देना हमें पे करना पड़ेगा। और अगर हमने प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं, तो उस पर भी हमें डिविडेंड का पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये सब क्या है? हमारी फिक्स कॉस्ट है। और ये फिक्स कॉस्ट किस नेचर की? फाइनेंशियल नेचर की, वित्तीय नेचर की। ठीक है, वित्तीय प्रगति की फिक्स कॉस्ट है। और अगर ये सब मौजूद है, तो उसकी वजह से क्या होगी? हमारी फाइनेंशियल रिस्क रहेगी, फाइनेंशियल रिस्क हमारी रहेगी संस्था में। और इस फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए कुछ फार्मूला या रेशियोज कुछ कैलकुलेट किए जाते हैं, तो उससे क्या होता है? ये फाइनेंशियल लिवरेज, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? रेशियो से फाइनेंशियल लिवरेज, जो कि हमारे इसकी फाइनेंशियल रिस्क को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा चैप्टर का सार। और
ऑपरेटिंग और फाइनेंशियल रिस्क दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, कंबाइंड रिस्क। अब इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, इसमें देखो टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड। कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे हम? फर्स्ट है कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस। जो भी हमारे ऑपरेटिंग लिवरेज है मतलब परिचालन उत्तोलक, उसकी हम गणना पढ़ेंगे और उसका हम निर्वचन पढ़ेंगे। सेकंड है कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। जो भी हमारे वित्तीय उत्तोलक है, जो भी इसको बोलेंगे वित्तीय उत्तोलक है, उसकी गणना और उसका निर्वचन, ये पढ़ेंगे हम। थर्ड क्या है, कंबाइंड लिवरेज मतलब संयुक्त, इन दोनों का मिला के संयुक्त, ये जो यहाँ लिखा होता है कंबाइंड, संयुक्त जो हमारा उत्तोलक है उसका कैलकुलेशन, उसकी गणना कैसे होगी और इसका निर्वचन कैसे होगा, ये हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे। आगे में क्या पढ़ना है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ बीपी, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। जिस पॉइंट में हमें ना प्रॉफिट हो रहा हो ना लॉस हो रहा हो उसको बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। तो कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे किस में, 3 केस में। इफ ऑपरेटिंग बीपी, ठीक है, ऑपरेटिंग बीपी, सेकंड है हमारा फाइनेंशियल बीपी, थर्ड है हमारा कंबाइंड बीपी। इन तीनों के केस में हम ब्रेक इवन पॉइंट हम कैलकुलेट करेंगे। फिफ्थ है हमारा इंडिफरेंस पॉइंट मतलब तटस्थ बिंदु की गणना, कैलकुलेशन ऑफ इंडिफरेंस पॉइंट, तटस्थ बिंदु की गणना। ये क्या होता है, जब ये टॉपिक स्टार्ट होगा तब बताया जाएगा। 6th टॉपिक है हमारा यहाँ पे कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस। ईपीएस के बेसिस पे आपका कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब आपको संस्था में जो पैसा विनियोग करना है तो वो आप कहाँ से मंगवाते हैं, या तो आप मंगवाते हैं शेयर्स इशू करके, शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स या इक्विटी शेयर्स और डिबेंचर्स, या तो आप इनमें से एक इशू करके इकट्ठा कर लेते हैं पैसा आउटसाइड से, ठीक है, संस्था के बाहर से, और या फिर आप सभी से मतलब सभी को कोई रेशो में जैसे हमारा 20% पैसा आपने इक्विटी से मंगवा लिया, 20% आपने प्रेफरेंस शेयर से मंगवा लिया, 20% आपने कहाँ से रिटेन अर्निंग से मंगवा लिया, बाकी बचा 40% आपने डिबेंचर से कर लिया, ठीक है, वहाँ से आपने मैनेज कर लिया पैसा। तो ये सब क्या है, ये कौन सा आपका स्ट्रक्चर सही रहेगा जहाँ पे आपकी क्या लागतें कम से कम आएगी और प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आएगा, ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे कौन सी पूंजी संरचना होनी चाहिए जहाँ से आपको पैसा इकट्ठा करने में लागत तो कम पड़ रही है और आपके प्रत्याय मतलब रिटर्न्स आपके ज़्यादा आ रही हो। तो ये क्या क्या है, प्लानिंग करेंगे इसका हम 6 पॉइंट में ऑन द बेसिस ऑफ ईपीएस के बेसिस पे। तो ये हमारे टॉपिक से जो हम पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक देखते हैं, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लिवरेज है उसकी गणना कैसे करेंगे और उसका निर्वचन कैसे, निर्वचन मतलब क्या होता है, उसके बारे में बताना, कोई क्वेश्चन कैलकुलेट कर लेना, उसके बारे में बताना कि हाँ इस क्वेश्चन में क्या था और क्या आया है और आप क्या डिसीजन, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, मतलब निष्कर्ष निकालना, ठीक है। अब मीनिंग देखेंगे आप, ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ रेशियो विच डिनोट्स ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ अ फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। आगे बात समझ में, ऑपरेटिंग लिवरेज का एक रेशियो है जो कि क्या बताता है, ऑपरेटिंग रिस्क बताता है, ठीक है। ऑपरेटिंग रिस्क मतलब परिचालन जोखिम, परिचालन उत्तोलक क्या है, एक अनुपात है जो कि परिचालन जोखिम बताता है किसकी, एक फर्म की, जो जोखिम क्यों उत्पन्न होती है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट मतलब परिचालन स्थायी लागत की उपस्थिति की वजह से, परिचालन स्थायी लागत की उपस्थिति की वजह से, संस्था में उपस्थिति की वजह से ये रिस्क उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये उत्पन्न रिस्क को दर्शाने वाला जो रेशियो होता है वो होता है हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज। अब है ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ कोएफिशिएंट व्हिच denotes that how many times EBIT is going to change by one time change in sales। ये क्या बताता है, ऑपरेटिंग लिवरेज और क्या बताता है, कोएफिशिएंट है, गुणांक है, जो क्या बताता है कि अगर हमारी सेल्स में 1 टाइम चेंज हो जाए मतलब 1 गुना चेंज हो जाए तो हमारी EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर हमारी सेल्स में 1 गुना चेंज हो तो हमारे EBIT में कितने गुना मतलब कितने टाइम्स चेंज होगा, तो ये बताने वाला कौन है, हमारा ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है, ये ऑपरेटिंग लिवरेज बताता है ये। अब नेक्स्ट है इसमें इसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखो अब ऑपरेटिंग लिवरेज हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए कुछ एक टेबल, एक स्टेटमेंट है जिसमें हमको ये कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले क्या है, बेसिक रेवेन्यू स्ट्रक्चर, ये रेवेन्यू स्ट्रक्चर है आपका, पार्टिकुलर्स दिया हुआ है, ये रुपीस में दिए हुए हैं सब।
सेल्स है, सबसे पहले आप सेल्स लिखेंगे, सेल्स में से गया वेरिएबल कॉस्ट। ये सब आप सेकेंड ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बीईपी चैप्टर में ये सब स्टेटमेंट, बीईपी जो आपका ब्रेक इवन पॉइंट चैप्टर था उसमें ये चीज़ पढ़ चुके हैं आप, तो ये आपके लिए नया नहीं है, थर्ड ईयर या एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए। तो सेल्स है आपका, वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, इस तरह से आ गई। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट क्या तो आ गया कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से क्या गया, अब कंट्रीब्यूशन आ गया, कंट्रीब्यूशन में से क्या जाता था फिक्स कॉस्ट। अब आपके यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दो तरह की है, यहाँ पे कौन सी जाएगी आपकी ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट को आप लेस करेंगे। तो जैसे ही आपने ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट लेस कर दी कंट्रीब्यूशन में से, तो क्या आएगा अर्निंग बिफोर, या आप लिख लो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, मतलब ब्याज व कर से पूर्व की अर्जने, ठीक है, से पूर्व की आय, ब्याज और कर से पूर्व की आय। अब ब्याज और कर दोनों से पहले हैं, तो सबसे पहले क्या आई घटा देंगे, इंटरेस्ट, आई इंटरेस्ट घटा दिया, इंटरेस्ट लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद में क्या आएगा अर्निंग बिफोर, इंटरेस्ट तो कट गया यहाँ से, क्या बचेगा टैक्स, तो अर्निंग बिफोर टैक्स आ गया। अर्निंग बिफोर टैक्स में से आप टैक्स घटा दो, तो क्या आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स थी, कर पूर्व आय थी, तो टैक्स घटाते कर के पश्चात आय आ गई। अब जैसे कर के पश्चात आय आई, तो आप क्या घटाएंगे यहाँ से, क्या लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड आप लेस करेंगे अगर क्वेश्चन में है तो। और जैसे ही आपने इसको लेस कर दिया, जैसे मान लो प्रॉफिट था, प्रॉफिट जैसे आपको यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा था, पहले डिबेंचर्स का हिस्सा निकाल दिया, डिबेंचर्स और लोन पे जो इंटरेस्ट देना होता है वो निकाल दिया, फिर सरकार को आपने टैक्स चुका दिया, फिर जो पैसा बचता है उस पर किसको मिलेगा उसमें डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड को। जब प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड को भी आपने पैसा दे दिया, तो बचा कुछ पैसा किसके लिए बचता है लास्ट में, इनकम का मालिकों के लिए। और मालिक कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, कौन से, इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो यहाँ पे आ गया अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, आपको इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं इतेश, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इतेश, ठीक है। अर्निंग आफ्टर टैक्स में से जैसे आपने ये लेस किया प्रेफरेंस शेयर्स का हिस्सा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का हिस्सा, उसके बाद में बचेगा जो भी बचा कुछ होता है सब मालिक के लिए होता है जो भी है। तो मालिकों का जो पैसा है इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना अर्निंग्स अवेलेबल है, आगे अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको बोलेंगे इतेश, ठीक है। अब इतेश ये क्या है, ये है आपका इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचा हुआ पैसा, बचा हुआ प्रॉफिट। इस प्रॉफिट में आप टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का भाग दे देंगे, तो क्या आएगा कि इतना तो पैसा बचा था इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांटने के लिए, इतने शेयर्स थे, इसमें इसका भाग लगेगा, तो क्या आ जाएगा अर्निंग पर शेयर, मतलब एक शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग है, ठीक है। इसमें इसका भाग दे देना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, टोटल अर्निंग्स में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर को इसका भाग दे देना, इसको डिवाइड कर देना, अर्निंग पर शेयर आ जाएगा कि एक शेयर पे आपकी कितनी अर्निंग्स है, ठीक है। देखो ये कर रखा है ईपीएस इक्तेश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। अगर आपको यहाँ से समझ नहीं आ रहा तो मैंने यहाँ वापस लिख दिया है, आगे तो समझ में। ये है अपनी फर्स्ट कैलकुलेशन में है बेसिक रेवेन्यू स्ट्रक्चर। अब इसी में हम देखेंगे लिवरेज, ठीक है। लिवरेज में हम देखेंगे फॉर्मूला देखेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे थे, ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ रेशियो विच डिनोट्स ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ अ फर्म, ऑपरेटिंग लिवरेज इज अ रेशियो विच डिनोट्स ऑपरेटिंग रिस्क ऑफ अ फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। तो एक रेशियो है, ऑपरेटिंग लिवरेज का एक रेशियो। तो इस रेशियो की कैलकुलेशन कैसे होगी, देखो ऑपरेटिंग लिवरेज है, इसका होगा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेज इक्वल साइन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऐसा करती हूँ आपको, अगर ये नए हैं आपके लिए टर्म्स, वैसे तो लास्ट क्लास में हो चुका था, ये पिछले साल हो चुका था, बाकी ईबीआईटी बता दिया जाएगा क्या है ये। इसका फुल नेम है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ईबीटी है अर्निंग बिफोर टैक्स। ईएटी है अर्निंग आफ्टर टैक्स, ठीक है। और बस ये सब था। इतेश का मैंने फुल फॉर्म बताई दी, फुल फॉर्म ईबीटी ईबीटी एंड ईएटी की बतानी थी, जो मैंने तीनों बता दी है। अब ये देखो क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये हमारा हो गया फॉर्मूला किसका, ऑपरेटिंग लिवरेज का, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन कहाँ से लाना है, ये रहा, यहाँ कैलकुलेट किया था, डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, ये तो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दोनों मतलब दोनों का
इसमें इसका भाग देना है, ठीक है। तो दोनों में देखा जाए तो फर्क किसका आ रहा है, सिर्फ ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट का, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट की वजह से ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट हो रहा है। अगर यहाँ 0 होता तो कंट्रीब्यूशन बराबर ईबीआईटी होता, कोई फर्क ही नहीं होता, 1 आ जाता। तो यहाँ पे क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट प्रेजेंस है, इस वजह से क्या है, ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट रहने की वजह से ऑपरेटिंग रिस्क भी है। तो ऑपरेटिंग रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या, ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करना होगा। इसका फॉर्मूला है सी अपॉन ईबीआईटी, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। ये तो हो गया ऑपरेटिंग लिवरेज, ठीक है। अब है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, डीओएल। डीओएल भी कैलकुलेट होता है। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला देखो, ये क्या होता है, अगर सिर्फ 1 साल की इन्फॉर्मेशन दी हो, सिर्फ आपको 2020 की इन्फॉर्मेशन दी हो, तो आप ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अगर आपके पास 2019 और 20 2 सालों की इन्फॉर्मेशन दी हो, तो आप क्या करेंगे, डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। 1 साल की इन्फॉर्मेशन में सिर्फ ये कैलकुलेट कर सकते हैं, 2 साल की इन्फॉर्मेशन दी हो तो ये भी कैलकुलेट हो सकता है और ये डीओएल भी कैलकुलेट हो सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या है, ऑल्टरनेटिव फार्मूला है। ऑल्टरनेटिव फार्मूला क्या है, डीओएल, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसका फार्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज इन सेल्स। परसेंटेज चेंज इन सेल्स, देखो अभी आपको बताया था मैंने, यहाँ पे क्या बताया था कि ऑपरेटिंग लिवरेज क्या है, कॉफिशिएंट है, जो क्या बताता है कि सेल्स में 1 गुना चेंज होने पे ईबीआईटी में कितना चेंज होगा। तो सेल्स में चेंज होने से ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, वही बात यहाँ हुई, सेल्स में इतना चेंज होने से ईबीआईटी में इतना चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया डीओएल का। सेल्स और ईबीआईटी की बात हुई थी, तो यहाँ पे फॉर्मूला में आ गया डीओएल, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये डीओएल आप इसको आपको क्वेश्चन में इस तरह से मिल सकता है। परसेंटेज चेंज, चेंज का मतलब क्या होता है, ये ठीक है ना, ये जो आपका बन रहा है, ये क्या बोलते हैं, त्रिभुज के उसमें आकार में, तो इसी को क्या बोला है, चेंज बोला है, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स, उसी तरह से परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये हो गया आपका। अब हम इसका एक एग्जाम्पल देख रहे हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज को कैलकुलेट कैसे करना है, इसे एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, ये आपको ईयर 1 है, ईयर 2 है, दो ईयर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सेल्स गिवन है 2 लाख एंड 4 लाख, और इसे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 50,000 1 लाख। इसमें कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, अब कंट्रीब्यूशन दिया हुआ क्या है, 2 लाख में से 50 गया तो 1.5 लाख आ गया, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया। ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट गिवन है 50,000 50,000, 150 में से 50 गया तो 1 लाख, 3 लाख में से 50 गया 2,50,000। ये दोनों सेम ही आएगी, ठीक है। ये दोनों सेम क्यों आएगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट 100% कैपेसिटी, जो भी वर्क है उसके 100% कैपेसिटी तक सेम ही रहती है। तो हम यहाँ मान के चलेंगे विद इन 100% कैपेसिटी का ही दिया हुआ है दोनों, ये जो वर्क है प्रोडक्शन अगर 100% कैपेसिटी तक हो रहा है किसी संस्था में, वहाँ पे फिक्स को सेम ही रहती है। हम मानेंगे कि 100% कैपेसिटी के अंदर अंदर ही हो रहा था, तो ये बराबर 50,000 आ रही है। ईबीआईटी हो गया हमारा 1 लाख और ये हो गया 2,50,000। अब हमें इस सारी इन्फॉर्मेशन से इन दोनों फॉर्मूला को, जो भी है ओएल एंड डीओएल, दोनों कैलकुलेट करना है। तो देखो ये है हमारा यूएल का फॉर्मूला, सॉरी ओएल का फॉर्मूला है, ईयर 1 एंड ईयर 2। थोड़ा काटा पीटी है, एक बार थोड़ा ठीक से समझ लेना। ओएल का फॉर्मूला क्या था, सी अपॉन ईबीआईटी, ये रहा। ओएल का फॉर्मूला क्या था, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन सीबीआईटी, कॉन्ट्रीब्यूशन को शॉर्ट में सी भी लिख सकते हैं, तो सी अपॉन ईबीआईटी, लेकिन एग्जाम में आप फुली लिखाना कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सीबीआईटी, सॉरी ईबीआईटी। अब देखो इसमें क्या है, इसमें ईयर 1 मैंने क्या बताया था, ओएल सिर्फ उसी साल से निकलता है, ठीक है ना। जैसे ईयर 1 के लिए सिर्फ इसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईयर 2 के लिए सिर्फ इसी की इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन डीओएल में क्या होता है, 2 साल में कंपैरिजन होता है डीओएल कैलकुलेट करने के लिए। तो पहले हम ओएल कैलकुलेट करेंगे सिर्फ उसी साल से। तो फर्स्ट क्या था हमारा, सी कितना आ रहा है, 1,50,000 1,50,000 डिवाइडेड बाय ईबीआईटी कितना है, 1 लाख। तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, तो कितना हो गया 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना। इसका मतलब ईबीआईटी में चेंज से इसमें कंट्रीब्यूशन में 1.5 गुना चेंज हो रहा है। इसी तरह से यहाँ करेंगे 3 लाख कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय 2,50,000, तो ये हो गया 1.2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब डीओएल कैलकुलेट करेंगे हम। डीओएल में क्या इसी के बराबर आंसर आएगा, ओएल एंड डीओएल दोनों के आंसर सेम आएंगे, लेकिन बस ये है कि सिर्फ उसी साल की बात करता है और डीओएल क्या करता है, 2 साल में कंपैरिजन करता है। अब देखो चेंज इन ईबीआईटी, चेंज इन ईबीआईटी कैसे करेंगे, आप देखो चेंज इन ईबीआईटी, ईबीआईटी कहाँ गई अपनी, ये ठीक है।
ये था, हम ईयर 1 की बात कर रहे हैं, ठीक है, ईयर 1 की। तो ईयर 1 को क्या करेंगे, चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे चेंज इन ईबीआईटी ईयर 1 की बात करें तो ईयर 1 में बेस लेंगे 1 लाख, ठीक है। 1 लाख में 1 लाख जो है हमारा ईबीआईटी, उसमें कितना चेंज हुआ सेकेंड ईयर में। तो यहाँ पे देखो 1 लाख पे कितने का चेंज हो रहा है, 1.5 लाख का। कैसे, 250 माइनस 250 माइनस 250 माइनस 150, मतलब 1 लाख था। बेस किसको माना, 1 लाख को, जिस ईयर की बात कर रहे हैं उसी को बेस मानना है। तो 1 लाख में कितना चेंज हुआ हमारा, 1.5 लाख का। तो 1 लाख पे हुआ हमारा 1.5 लाख का चेंज। तो 1.5 लाख माइनस 1 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख हो गया, इंटू 100। तो कितना आ गया, 150% आ गया, ठीक है, 150% आ गया चेंज इन ईबीआईटी। चेंज इन सेल्स कैसे करेंगे, चेंज इन सेल्स देखो, सेल्स ही हमारी है। तो सेल्स में इसमें बेस किसको मानना है, चेंज इन सेल्स में, मतलब 2 लाख में कितने का चेंज आ रहा है, 2 लाख का। तो 4 लाख माइनस 2 लाख बटा बेस किसको मानना है, 2 लाख का। जिस साल के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं उसी को बेस मानेंगे। तो 2 लाख ही हो गया हमारा बेस, आधार। तो इसको 4 लाख, मतलब 2 लाख में से 4 लाख में डिफरेंस आ गया 2 लाख का, और बेस हो गया हमारा 2 लाख। तो इंटू 100, ये 100% आ जाएगा। अब देखो हमारा फॉर्मूला क्या था, चेंज इन ईबीआईटी। चेंज इन ईबीआईटी कितना रहा है, 150%। चेंज इन सेल्स कितना रहा है, 100%, डिवाइडेड बाय 100%। को सॉल्व करेंगे 1.5 टाइम्स आ जाएगा। इसमें भी हो गया, इसमें भी हो गया। ये था सिर्फ इसी साल से कर रहा था, जबकि इसमें ड्यूअल में क्या होता है, 2 ईयर्स में कंपैरिजन होता है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ईयर 2 देखो, ईयर 2 में क्या है, सी अपॉन ईबीआईटी, सी अपॉन ईबीआईटी, 3 लाख बटा 3 लाख, और यह आ जाएगा 2.5 लाख, ठीक है, 3 लाख और 2.5 लाख आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद में होगा, ये आएगा 1.2 टाइम्स आ जाएगा सॉल्व करेंगे तो। इसके बाद में है अब डीओएल का फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अब हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कैलकुलेट करते हैं। देखो ईबीआईटी में चेंज कितना हुआ, अब देखो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में कितना कितना चेंज है, तो 2,50,000 है हमारे इस साल की ईबीआईटी, ठीक है, इस साल की ईबीआईटी 2,50,000। तो हमारा बेस क्या होगा, 2,50,000, ठीक है। इस केस में बेस था 1 लाख, और इसके केस में बेस होगा 2,50,000। क्यों, क्योंकि जिस साल की बीआईटी उसी को बेस माना जाता है। इसमें हम इस साल का ड्यूअल कैलकुलेट कर रहे थे ईयर 1 का, तो ईयर 1 की ही जो थी ईबीआईटी उसको बेस लिया था, ठीक है। ईयर 2 का जब हम ईबीआईटी में चेंज कैलकुलेट करेंगे तो ईयर 2 की बीआईटी को बेस लेंगे। तो अब ये हो गया 1 लाख था या 2,50,000 था। अब देखो 2,50,000 में कितने का चेंज हुआ, 2,50,000, मतलब 1 लाख और 2,50,000, 1 लाख माइनस 2,50,000। जैसे यहाँ 1 दिखाया, यहाँ पे 250 दिखाया, और जो जो एक फिगर बची हुई तो यहाँ दिखाया, तो माइनस के 1,50,000 बटा 2,50,000 इंटू 100, इस तरह से आया। तो आपको सॉल्व करेंगे तो माइनस के 60% आ जाएंगे, ठीक है। उसी तरह से चेंज इन सेल्स करेंगे आप, चेंज इन सेल्स करेंगे। सेल्स देखो 4 लाख है, तो 4 लाख को ही बेस मानना है, ये 4 लाख को बेस मानना है। ये 4 लाख यहाँ आ गया इसके जैसे, और यहाँ पे 2 लाख लिख दिया। तो मतलब 4 लाख में या 2 में या 1 में कितना फर्क है, मतलब इसका ये आधा था, ठीक है ना। तो माइनस का 2 लाख डिवाइडेड बाय 4 लाख इंटू 100, ये क्या आएगा, माइनस के 50%। अब यहाँ पे आप फॉर्मूला में लिख देंगे चेंज इन ईबीआईटी है 60% और चेंज इन सेल्स कितना है 50%। दोनों माइनस में है, माइनस से माइनस कट हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो 1.2 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है, 1.2 टाइम्स, जो कि इसके बराबर आ रहा है। आगे तो समझ में। तो ये क्या बता रहा है, इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं तो क्या है, इसका मतलब ये है कि सेल्स में 1 गुना 1.5 टाइम्स का मतलब क्या है, सेल्स में अगर 1 गुना चेंज होगा ना तो क्या होगा, ईबीआईटी हमारी, अगर सेल्स में 1 गुना भी चेंज हो गया तो ईबीआईटी हमारी 1.5 गुना चेंज होगी, ठीक है। अगर सेल्स जैसे 2 लाख है, 2 लाख से अगर 4 लाख हुई, ठीक है, तो क्या होगा, ये जो ईबीआईटी है उसमें 1.5 गुना चेंज होगा। तो जैसे 1 लाख से डायरेक्ट 2.5 लाख हो गई है। तो ये वाली बात बता रहा है। इसी तरह से ये बता रहा है इस वाले केस में कि अगर सेल्स में 1 गुना चेंज हुआ तो ईबीआईटी में कितना चेंज होगा, 1.2 टाइम्स, 1.2 गुना। तो ये हो गया इसका निर्वचन, इंटरप्रिटेशन, कि क्या बताना चाह रहा था। समझ आ गया ये, इसको नोट कर लेना। अब इसमें है नेक्स्ट बिहेवियर ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग लिवरेजेस का बिहेवियर, इसका क्या है आप ही देखो। ये ऐसा कुछ एग्जाम में आएगा नहीं, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रखा है।
डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL विल इंक्रीज। DOL कब बढ़ता है? विद इंक्रीज इन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट और डिक्रीज इन सेल्स। ठीक है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट में बता रखा है, आपको पढ़ लेना। आप इस पे जो क्वेश्चंस करो तो इस पे अप्लाई करके देख लेना इसको, जो मैं बता रही हूँ। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि एमकॉम लेवल में ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। बीकॉम लेवल तक के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, एमकॉम लेवल पे ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या है? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज DOL कब बढ़ेगा? DOL कब बढ़ता है? जब क्या बढ़ती है? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी या फिर सेल्स कम होगी। तो इस केस में क्या होता है? DOL बढ़ता है। ठीक है, अब है DOL विल डिक्रीज विद इंक्रीज इन सेल्स और डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। इसमें क्या हो रहा है? DOL इसमें तो क्या था? बढ़ता कब है? अब इसमें क्या हो रहा है? DOL कम कब होगा? जब सेल्स में क्या होगी? वृद्धि। ठीक है, जब सेल्स बढ़ेगी तो DOL कम होगा, या फिर जब ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट कम होगी तो DOL भी कम होगा। थर्ड है लिवरेज विल बी डिफरेंट फॉर एवरी डिफरेंट लेवल और सेल्स और ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट। ठीक है, लिवरेज हमेशा अलग होगा। अगर अलग अलग लेवल होंगे सेल्स के, अगर सेल्स अलग हुई या ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट अलग हुआ तो उस केस में क्या होगा? लिवरेज भी अलग हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है। फोर्थ है यहाँ पे ऑलवेज रिमेंबर दैट बेस शुड बी टेकन ऑफ द ईयर ऑफ विच लिवरेज इज बीइंग कैलकुलेटेड। ये बात मैंने बोली थी। इसमें क्या है? जिस साल का हम क्या करेंगे, जिस साल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं DOL, उसी साल के लिए हम उसी साल के लिए क्या लेंगे? बेस लेंगे, जिस साल के लिए लिवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसे देखो, इसका लिवरेज कैलकुलेट कर रहे थे ना ईयर 1 का, तो बेस 1 लाख लिया था और यहाँ पे सेल्स का बेस 2 लाख लिया था। जबकि इसके लिए कैलकुलेट करे थे तो 2,50,000 बेस लिया था EBIT के लिए और सेल्स का यहाँ लिया था 4 लाख। तो जिसके लिए आप जिस साल का लिवरेज कैलकुलेट कर रहे हो उसी साल की बेस आप लोगे लिवरेज कैलकुलेट करने के लिए रेशियो में। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेजेस दिया हुआ है, ये भी बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो आप, बाकी एमकॉम के लिए है। ये आपके चैप्टर एमकॉम एंड बीकॉम दोनों में है। बीकॉम फाइनल ईयर में भी है, एमकॉम फाइनल ईयर में भी है, तो दोनों को एक साथ पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जिसके लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैं बता रही हूँ, उसको कितना क्या पढ़ना है। एमकॉम में वाइड लेवल पे आता है तो उसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इंटरप्रिटेशन इज पॉसिबल बाय कंपैरिजन विद अदर कंपनीज और इंडस्ट्रीज ऑपरेटिंग लिवरेज। इसमें क्या बोला कि ऑपरेटिंग लिवरेज जो आ रहा है हमारा, इससे कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसके लिए 2 कंपनी के ऑपरेटिंग लिवरेज होना चाहिए। जैसे 1.5 हुआ, दूसरे का 2.5 हुआ, तब जाके दोनों कंपनी में कंपैरिजन हम कर पाएंगे। अकेला ऑपरेटिंग लिवरेज कुछ बता नहीं सकता है। दूसरा है ऑपरेटिंग लिवरेज हायर और लोअर, इनमें से विच इज बेनिफिशियल विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन ऑफ आवर बिजनेस। कि ऑपरेटिंग लिवरेज हाई अच्छा है या कम होना अच्छा है, ये किस पे डिपेंड करेगा? हमारे बिजनेस पे। कैसे? जब बिजनेस बूम स्टेज पे होगा, मतलब तेजी पे होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था, ये जो बिजनेस है तेजी पर होगा तो हायर लिवरेज है वो बेटर होगा। लेकिन अगर बिजनेस हमारा मंदी पे होगा तो क्या होगा? लोअर ऑपरेटिंग लिवरेज हमारा अच्छा होगा। ठीक है, कैसे? ये कैसे है? देखो, इसमें क्या है? मंदी के केस में ऑपरेटिंग लिवरेज है हमारा वो कम अच्छा होगा, और ये है हाई जो है क्या बोलते हैं, तेजी के केस में क्या होगा? जब बिजनेस तेजी पे होगा तो इस केस में क्या होगा? हाई लिवरेज है वो ठीक होगा। ये तो इम्पोर्टेंट नहीं बताना, लेकिन देख लो आप। अगर इसका कॉन्सेप्ट आपको समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, तो समझा दिया जाएगा। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा कुछ नहीं है, जस्ट आपको समझाने के लिए बताया हुआ है। अब तीसरा है व्हेन आवर कंट्रीब्यूशन इज मोर देन, व्हेन आवर कंट्रीब्यूशन, जब हमारा कंट्रीब्यूशन इज मोर देन ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा होता है तो क्या होगा? माइनस में आएगा ना। ऑपरेटिंग लिवरेज विल बी कंसिडर्ड एज फेवरेबल। अच्छा, हाँ, माइनस में नहीं, प्लस में आएगा। जब हमारा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है किससे? ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट से, तो क्या होगा? प्लस में आएगा, पॉजिटिव में आएगी ना हमारी जो EBIT आएगी। तो पॉजिटिव EBIT मतलब फेवरेबल है। और अगर मान लो कंट्रीब्यूशन हमारा, जैसे देखो इसके लिए बोला हुआ है, ये क्या बोलना चाह रहा है ये इसमें? कंट्रीब्यूशन अगर ज़्यादा है, जैसे 1 लाख है, इससे ज़्यादा है, 80,000 और 1 लाख है, तो हमारी EBIT क्या आएगी? 20,000 आएगी प्लस में, तो इसको फेवरेबल EBIT बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे हमारा कंट्रीब्यूशन 1 लाख है, लेकिन ये हमारा ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट इस 1 लाख से ज़्यादा हो गई, 1,20 आ गई, तो यहाँ के माइनस के 20,000 आएंगे। इसको हम क्या बोलेंगे? EBIT अनफेवरेबल है। ठीक है,
फेवरेबल एंड अनफेवरेबल, यही बात ये यहाँ पे बोल रहा है। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें हम फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज देखते हैं हम, कैलकुलेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज। मीनिंग क्या दी हुई है, इट इज अ रेशियो विच डिनोट्स टोटल फाइनेंशियल रिस्क ऑफ अ फर्म ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। ठीक है, इसमें क्या था, ये एक रेशियो है जो क्या बताता है हमारी संस्था में कितनी वित्तीय जोखिम है, कितनी फाइनेंशियल रिस्क है, और ये फाइनेंशियल रिस्क क्यों उत्पन्न होती है, स्थायी वित्तीय लागत की उपस्थिति के कारण। अगर हमारी संस्था में फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट, स्थायी वित्तीय लागत उपस्थित है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे वित्तीय जोखिम बनी रहेगी, फाइनेंशियल रिस्क बनी रहेगी। और इस फाइनेंशियल रिस्क को डिनोट किससे किया जाएगा, किससे दर्शाया जाएगा, एक रेशियो से। उस रेशियो को क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल लेवरेज। ठीक है, अब ये है अपनी फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट। अभी मैंने जस्ट बताया था अभी स्टार्टिंग में चैप्टर के कि फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होती है, इंटरेस्ट एंड डिबेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड। इंटरेस्ट किस पे, लोन पे भी आ सकता है, डिबेंचर्स पे भी आ सकता है, और ये डिविडेंड आएगा हमारा प्रेफरेंस शेयर्स पे। तो ये सब हमारी क्या है, फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट है, मतलब ये हमें चुकानी ही है, ये हमें चुकानी होती है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो, ये फाइनेंशियल कॉस्ट हमें पे करनी पड़ती है। डिबेंचर्स लॉन्स पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिविडेंड भी हमें पे करना पड़ेगा। किसका डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर्स का। बाकी इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड, इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड हमें पे करने की कोई वो नहीं रहता है। अगर लॉसेस हो रहे हो तो उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, प्रॉफिट्स में उनको पे किया जाता है। ठीक है, उसमें इक्विटी शेयर्स में। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स एंड लोन पे हमें जो भी रिटर्न है वो पे करना ही होता है। तो ये हमारा क्या है, फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट है। अब इसके बाद में है, इन अदर वर्ड्स इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। ये क्या किसमें रिलेशन बताता है, प्रॉफिट बिफोर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट आफ्टर फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट। देखो कैसे, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट हमारी कहाँ गई, ये। तो इसमें क्या बताता है, ये भी हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। ये है किसमें, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स ऑब्लिक लोन। तो ये क्या है, ये भी हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है, ये भी हमारी फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है। तो EBIT है ना, इसमें और इसमें, इन दोनों के मध्य क्या बताता है, इसमें और इसके बाद में, इन दोनों के मध्य संबंध बताता है। ये है फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट से, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट है उससे पहले का प्रॉफिट, फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के बाद का प्रॉफिट हो गया इतेश। ठीक है, EBIT और इतेश, इसके बीच में क्या बता रहा है, संबंध बता रहा है। ये बोलना चाह रहा था। अब है, we can also says that financial leverage shows that how many times EPS will change with the one time change in EBIT। इसका मतलब क्या है, या ये जो लेवरेज हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल लेवरेज, वो क्या बताता है कि हमारे EBIT में एक गुना चेंज होने पर, वन टाइम चेंज होने पर EPS में कितने गुना, कितना टाइम चेंज होगा। ठीक है, ये बताता है फाइनेंशियल लेवरेज फॉर्मूला। अब इसके बाद में है कैलकुलेशन, फाइनेंशियल लेवरेज रेशियो, इस चीज़ को डिनोट करता है। इसके बाद में कैलकुलेशन दे रखा है इसमें, जैसे हमने पढ़ा था अभी ऑपरेटिंग लेवरेज में दो पार्ट में बढ़ा हुआ था कैलकुलेशन। फर्स्ट में था हमारा बेसिक रेवेन्यू स्ट्रक्चर, तो बेसिक रेवेन्यू स्ट्रक्चर जो यहाँ था, इसका कैलकुलेशन जो थी ऑपरेटिंग लेवरेज था, इसमें जो बेसिक रेवेन्यू स्ट्रक्चर था ये सेम टू सेम वहाँ पे आएगा। तभी यहाँ पे बोला हुआ है हमने क्या, यहाँ बोला हमने सेम एज अबव, जो पहले दिया हुआ है एज इट इज। अब लेवरेज का फॉर्मूला देखेंगे हम। फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या है, EBIT डिवाइडेड बाय EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस PD, मतलब प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स। ये प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में हमने क्या है, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड में ये टैक्स लेस के बाद में हमने लेस किया था, तो इसमें से टैक्स का एलिमेंट एडजस्ट हो जाए, इनकम टैक्स का एलिमेंट एडजस्ट हो जाए, इसलिए क्या करते हैं, PD अपन 1 माइनस टैक्स करते हैं। ठीक है, PD अपन 1 माइनस टैक्स करेंगे, इससे क्या होगा, इसमें टैक्स का एलिमेंट एडजस्ट हो जाएगा। ये क्या होगा, प्रेफरेंस शेयर्स बिफोर टैक्स, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड बिफोर टैक्स हो जाएगा।
जैसे इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है, जैसे देखो ये था इंटरेस्ट लेस किया जब तक यहाँ पे टैक्स इसमें से कटा हुआ नहीं था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हमने टैक्स काट दिया इसके बाद में ये जो है इस एलिमेंट में हमारा टैक्स अभी तक नहीं कटा है, तो ये क्या है, इसको हम इस पे हमारा टैक्स एडजस्टमेंट टैक्स का नहीं हुआ है, तो इसमें क्या है हम करेंगे पीडी प्रेफरेंस डिविडेंड 1 माइनस टैक्स रेट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा प्रेफरेंशियल डिविडेंड हमारा। तो फॉर्मूला हो गया ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट। ये 1 माइनस टैक्स रेट है, टैक्स रेट जो भी रेट हो यहाँ लिख देना। जैसे मान लो 50% टैक्स रेट, 1 माइनस 50% किया तो आपका यहाँ क्या बच जाएगा, ओनली 50%, ठीक है ना, एक में से आधा गया तो आधा बच जाएगा, फिर आप ये डिवाइड कर देना, प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा आपका बिफोर टैक्स आ जाएगा। ये आ गया आपका एफएल, ठीक है, फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसी में डीएफएल मतलब डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज। ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला डीएफएल। डीएफएल क्या है, परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब देखो ये क्या है, ये हो गया परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अभी हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल है एक, इस तरह से एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप ये देख लो, नोट कर लो इस एग्जाम्पल को। आपने इसको नोट कर लिया। अब देखो हमें क्या करना है, इसमें फिर से हमें एफएल कैलकुलेट करना है और डीएफएल दोनों कैलकुलेट करना है, ठीक है, एफएल एंड डीएफएल दोनों कैलकुलेट करने हैं। वो कैसे होंगे, जैसे हमने ऑपरेटिंग लिवरेज में कैलकुलेट किया था एक एग्जांपल के थ्रू, वैसे ही इसमें होगा कैलकुलेट। ये आप ट्राई करना इस फॉर्मूला के बेस पे, ये जो अपना फॉर्मूला है ये और ये, इनके बेस पे आप ट्राई करना। हम इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और इसमें देखो बिहेवियर दिया हुआ है, बिहेवियर यही है जो पहले बताया था वैसे ही कि डिफरेंट लेवल्स होंगे बीआईटी के और क्या बोलते हैं फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट के, तो उसके बेसिस पे डीएफएल भी अलग कैलकुलेट होगा। कॉमन सेंस की बात है, डीएफएल बढ़ेगा कब, जब ईबीआईटी डिक्रीज होगी और फाइनेंशियल कॉस्ट इंक्रीज होगी, और उसी के रिवर्स होगा कब, डीएफएल यहाँ तो बढ़ा हुआ बता रहे थे और डीएफएल कम कब होगा, जब ईबीआईटी तो होगी इंक्रीज और फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट होगी हमारी डिक्रीज, ठीक है। ये कोई इतना वो नहीं है, बस यूँ ही बता रखा है, ये बिहेवियर बता रखा है, ये भी ऐसा कुछ नहीं है, तो कॉमन सेंस की बात है। ये देखो ये है अपना इंपॉर्टेंट, इसमें क्या बता रखा है, ऑलवेज टेक बेस ऑफ दैट ईयर ऑफ विच लीवरेज इज बीइंग कैलकुलेटेड। जिसका लीवरेज हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसी ईयर का हमें क्या करना पड़ेगा, बेस, जो बेस होता है उसी ईयर के ईबीआईटी या ईपीएस या जो भी आ रहा है सेल्स, उसी को बेस लेना होगा। इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है, इंटरप्रिटेशन ये दिया हुआ है डीएफएल अकेला, एक साल का अकेला डीएफएल कुछ नहीं कर सकता, उसको कंपैरिजन करने के लिए दूसरी कंपनी के डीएफएल की जरूरत पड़ेगी, अकेला कुछ नहीं बता सकता डीएफएल। इसके बाद में है अगर बिजनेस बूम स्टेज पे हो तो हायर लीवरेज बेटर होगा, अगर डूम स्टेज है मंदी काल में हो तो क्या होगा, लोअर लीवरेज मतलब कम उत्तोलक अच्छा होगा। थर्ड है, ये भी इतने कोई काम की नहीं, जस्ट यूं ही बता रखा है, ऐसे कुछ काम का नहीं है, यूं ही बता रखा है। अगर देखो इतेश नेगेटिव होगा तो क्या होगा, फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगा, क्या बोलेंगे उसको, अनफेवरेबल, ठीक है। इतेश अगर नेगेटिव आ गया, अगर इतेश नेगेटिव आ गया तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे प्रतिकूल है फाइनेंशियल लीवरेज, अदरवाइज इसको क्या बोलेंगे, हम फेवरेबल बोलेंगे। हमारी क्लास यहाँ तक हो गई है ये वाली, आपको क्या करना है, हाँ ये आपके लिए होमवर्क है, ये एफएल एंड डीएफएल इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करके देखना है एक बार। बाकी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि कैसे क्या कैलकुलेट होगा। उसके बाद में हम इस का नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, टॉपिक नंबर 3 कंबाइंड लिवरेज, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको पढ़ना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं, यूट्यूब चैनल है जहाँ ये वीडियो अपलोड होगा उसके कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।